गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। राधे 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 राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करें। द्विघात समीकरण। तो लास्ट टाइम तक हमने जो सवाल कर लिए थे वो थे हमारे 59। लास्ट क्वेश्चन जो कल हमने खत्म किया था वो 59 था और हम 59 से आगे बढ़ते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3 बराबर 2। अगर ये 2 के बराबर है तो बताइए x³ माइनस x की पावर -3 किसके बराबर होगा? कैसे करोगे इसे? क्या करोगे? तो कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है, कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है, समानता नजर आ रही है, कुछ जिसका फायदा उठाया जा सकता है, कुछ समानता जिसका फायदा उठाया जा सकता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक चीज है जो समान है। इस समीकरण में एक चीज समान है, वो है x की पावर 1/3। यहां भी है, यहां भी, लेकिन यहां तो माइनस की 1/3 है। नहीं, माइनस को बाहर रख लेंगे तो ये x की पावर 1/3 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे और यहाँ पर पहले पद और दूसरे पद दोनों में सेम हो जाएगी। x की पावर 1/3, इसको ऐसे लिख लेंगे x की पावर 1/3 की पावर -1। ऐसे यूं करेंगे और ऐसा करने के बाद ये होगा कि मैं x की पावर 1/3 को y मान लूंगा, जिससे मुझे द्विघात समीकरण के दर्शन हो जाएंगे। x की पावर 1/3 बराबर y, तो ये हो गया y, ये हो गया प्लस y की पावर -1 बराबर 2, ये हो गया y, ये हो गया 1/y बराबर 2। लघुत्तम लेने पर y² प्लस 1/y बराबर 2, y² प्लस 1 बराबर 2y। एक तरफ लाने पर y² माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये तो होल स्क्वायर बन गया y-1 का, ये y-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो y-1 स्क्वायर उधर भेजने पर अंडर रूट 0 यानी 0, y बराबर 1। y का मान आ गया 1। y का मान वापस रख के x निकाल लो, y का मान लौटा दो, x पता कर लो। x की पावर 1/3 बराबर y 1 है, तो x की पावर 1/3 बराबर 1, x बराबर 1 की पावर 3, x बराबर 1। x का मान 1 आ गया, x का मान 1 यहाँ रख दो, जो निकालना है उसमें, इसमें रखेंगे तो 1 की पावर 3
माइनस 1 की पावर -3। एक तो एक ही रहता है, एक में से एक गया 0। ये आपका आंसर आ गया। सही है। क्लियर है। बढ़ जाएं आगे। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 61। ऊपर वाले समीकरण का एक मूल -5 है, नीचे वाले समीकरण के मूल समान है, तो Q का मान बताइए। समीकरण का एक मूल -5 है, यानी इस समीकरण को -5 संतुष्ट करेगा, क्योंकि मूल है, मूल तो संतुष्ट करता ही है, तो मूल इसको संतुष्ट करेगा। तो x की जगह -5 रखने पर बराबर 0। तो हो गया 25 दूनी 50, -5p -15 बराबर 0। 50 में से 15 गए 35 बराबर 5p, तो p बराबर 7। आगे दिया गया है कि इस समीकरण के मूल बराबर है, तो ब्रैकेट खोल दूं तो px² प्लस px प्लस q बराबर 0। इसके मूल समान है। मूल समान होने की शर्त होती है b² बराबर 4ac। तो p² इंटू p इंटू क्यू, p से p एक काट दो, p बराबर 4q, q बराबर p बटा 4। p का मान 7 है, तो q आ गया 7/4। ये आपका आंसर हो गया। हाँ बिल्कुल था, ऐसा ही था। ठीक है, ये बात ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, याद रह गया ना, कल किया था तो आज याद है ना, कल किया था तो याद है। तो यही फायदा होता है रिवीजन का। रिवीजन आपको एडवांटेज देता है, रिवीजन आपको वो एडवांटेज देता है जो नॉर्मल कोर्स कभी नहीं दे पाता। अब कल किया था, आज याद है, आज निकालना ही नहीं पड़ रहा, आज आपको पता है अच्छा कल किया था, ये आंसर है, ये आएगा। तो ये ऊपर एडवांटेज, अपर एडवांटेज है ये। अब इसे कोई और करेगा तो वो निकालेगा, करेगा, आपको उत्तर ही याद होंगे।
और ऐसे कोई 150 सवालों की जरूरत नहीं कि 150 सवाल ऐसे हो, 5 सवाल भी, अगर 5 छोड़िए 3 सवाल भी मिल गए तो इतना ही तो होता है। कंपटीशन कितना डिफरेंस है भाई। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो कट ऑफ के आसपास होगा। कट ऑफ के आसपास में तो बस कितने नंबर का फर्क होता है, 0.5, 1 नंबर पे तो रात दिन का अंतर आ जाता है। वो जो है ना झुंड जहां होता है, वो कट ऑफ, जो भी कट ऑफ है, उस कट ऑफ के आसपास का नंबर का जो डिफरेंस है, पूरा दायरा है, वो 1 नंबर का होता है। 1 नंबर के अंदर 5,000 बच्चे बाहर जा रहे हैं और 1,000 बच्चे अंदर आ रहे हैं। 1 नंबर ज्यादा ही बता रहा हूँ, शायद उससे भी कम में पॉइंटों में चलता है। तो वहां पे अगर आपने 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड किसी से बचा लिए आप, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इस समीकरण के, ये समीकरण इस बहुपद के गुणनखंड ये है, यानी इसके टुकड़े करोगे तो ये आएगा, इसके टुकड़ों में ये आएगा, तो इसके मूल एक ही होंगे, तो इसके मूल निकाल लेंगे हम लोग। इसके मूल निकाल लेंगे तो इसके मूल आ जाएंगे x+3 और x-2। तो 2 मूल आ गए, 1 आ गया 2, 1 आ गया -3। अब जो इसके मूल है वो उसके मूल भी है, तो उसे संतुष्ट करवा दो। x का मान 2 रखने पे ये 16 दूनी 32 +8 माइनस का 3a प्लस का 3b -1 बराबर 0। भाग देने पर a माइनस बी बराबर 13। जिनका a और b का अंतर 13 है वही आंसर है। 16 और 3। हाँ, तो ये तो बता रहा हूँ कि कल था ये सवाल, कल ये सवाल था, कल किया हुआ था, तो उसका एडवांटेज आज मिल गया, इसीलिए फटाफट आंसर आ गया कि भाई 16 और 3 आएगा। योगेश कह रहा है मैंने सवाल को 4 बार निकाला है। अच्छा, 5 बार निकाल चुका हूँ। योगेश कह रहा है मैं इस सवाल को 5 बार निकाल चुका हूँ। अपना एक स्टूडेंट और है, दिनेश करके है, दिनेश है शायद उसका नाम, दिनेश धुनवाल ऐसे कुछ है। वो भी ऐसे ही करता है, वो बहुत बार रिवाइज करता है, वो 10-10 बार करता है। एक बार लाइव क्लास हो रही थी तो उससे बात हुई थी, तो वो बता रहा था कि सर मैं 10-10 बार निकाल लेता हूँ, उन्हीं सवालों को, उन्हीं चीजों को 10-10 बार निकाल लेता हूँ, बार बार। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और निकालना चाहिए, एक बार और निकालना चाहिए, एक बार और निकालना चाहिए, तो मैं 10-10 बार सवालों को निकालता हूँ। जिससे एक चीज ये होती है कि मैं थोड़ा पिछड़ जाता हूँ, बाकियों से पीछे रह जाता हूँ, क्योंकि फिर मेरा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। क्योंकि मैं एक टॉपिक को तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं उसे 8-10 बार ना निकाल लूँ। तो मैं उन सवालों को बार बार निकालता रहता हूँ। इससे फिर मैं जो करंट क्लास चल रही है उससे पिछड़ जाता हूँ, बैकलॉग रह जाता है, और नहीं निकालूं तब मेरा मन शांत नहीं होता। मुझे लगता है कि नहीं, मैंने पूरा रिविजन नहीं किया, पूरा प्रैक्टिस नहीं की, तो मेरे वो प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि बच्चे ऐसे भी होते हैं, इस टाइप के बच्चे भी हैं जो सवालों को 10-10 बार भी निकालते हैं। हम तो 1 या 2, मैं तो 3 बार रिवीजन के बारे में बोलता हूँ, वो तो 10 बार रिवीजन करते हैं। ये सवाल भी था, लंबा है, बहुत बहुत लंबा है, कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी। ये इसका एक गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, तो इसका मतलब x बराबर -3 इसका मूल हो गया, -3 इसका मूल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 27a -3 + 9b
प्लस 9b माइनस 3 प्लस 2/3 बराबर 0। -27a प्लस 9b माइनस 9 माइनस 7/3 3 से गुणा करने पर -3 से गुणा कर दें आप, 3 से गुणा कर दें 81a प्लस 27b -7 बराबर 0। 81a माइनस से गुणा करने पर 27b प्लस 7 बराबर 0। अब यहां से एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण यहां से बन जाएगी कि x प्लस 2 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 5 बचता है, यानी बराबर में 5 आएगा, है ना। ये गुणनखंड पर में हो गई कि x बराबर -2 रखने पर 5 शेषफल आ रहा है, तो इस बार -2 रखो, बराबर में 5 रखो। माइनस का 2 रखने पर ये हो गया माइनस का 8a प्लस का 4b माइनस का 2 प्लस का 2/3 बराबर में 5, क्योंकि इसका भाग देने पर 5 शेष बच रहा है तो बराबर में 5 आ जाएगा। माइनस का 8a प्लस का 4b ये हो गया 6 और 2 4/3 बराबर 5। 3 से अगर गुणा करूं तो 24a प्लस 12b माइनस 4 बराबर 15। माइनस का 24a प्लस 12b बराबर 19। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हल करके a और b का मान निकालने पर हो। अब बताओ, इतना कोई कैलकुलेशन करता है क्या? ऐसे सवालों को बिल्कुल भी ना करें, भूल से भी ना करें। अच्छा, योगेश ने किया है इसको। योगेश बता रहा है a का मान आएगा 143/108 और b का मान आएगा, इन्हें सॉल्व करोगे तो b का मान है 457/108। धन्य हो योगेश, तुम धन्य हो तुम। तो ये हो गया 100। अब दोनों का अनुपात निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 143/457। ठीक है ना। तो इस सवालों के लिए डिस्क्लेमर है, ऐसे सवालों को भूल के भी एग्जाम में ना करें, ऐसे सवालों को भूल कर भी एग्जाम में ना करें। इनसे सिर्फ समय की बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता, है ना। और इस सवालों के बारे में एक चीज और भी मान के चलिए कि आप इसको सही भी नहीं कर पाते, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप में इतना प्रेशर होता है कि कैलकुलेशन, जब आप पे प्रेशर होता है तो आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और छोटी छोटी गलतियां मतलब कैलकुलेशन वाली गलतियां, तो कैलकुलेशन वाली गलतियां बढ़ जाती है। तो उस समय किसी कैलकुलेटिव सवाल को करना मतलब आप उस समय वही कर रहे हैं, मतलब जुकाम में कोई दही खा रहा है ना, किसी को जुकाम लगा हुआ है वो दही खा रहा है, तो ये तो खतरनाक हुआ नहीं हुआ। तो ये वैसे ही होता है एग्जाम हॉल में, आप ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं। एग्जाम हॉल है भाई, नॉर्मल जगह थोड़ी है, एग्जाम हॉल है तो प्रेशर तो ऑलरेडी आप पे। अब उस प्रेशर में आप कैलकुलेटिव सवालों को चूज कर रहे हैं जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन करनी है तो गलतियां भी होंगी, प्रेशर की वजह से गलतियां होंगी तो नंबर कटेंगे, समय भी जाएगा, नंबर भी जाएंगे, दोनों ही नुकसान होगा। हाँ, करने के बाद पता चलता, सही कह रहे हैं, करने के बाद पता चलता अच्छा ये नहीं करना था, ओह मैंने तो कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, है ना। तो ये समझो इस बात को कि भाई एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है, प्रेशर में गलतियां होती है, गलतियां छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी गलतियां मतलब कैलकुलेटिव मिस्टेक होती है। और कैलकुलेटिव मिस्टेक को रोकने का तरीका, अच्छा तरीका यही है कि आप लोग उन सवालों में ना जाएं जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा है।
अगला सवाल, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 का एक मूल दूसरे मूल का दुगना है तो ए का क्या मान होगा? एक मूल दूसरे मूल का दुगना है, ए का मान क्या होगा? एक मूल दूसरे मूल का दुगना है, तो अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 2 अल्फा है, क्योंकि एक मूल दूसरे मूल से दुगना है, तो अगर एक को अल्फा लेता हूं तो दूसरा 2 अल्फा हो जाएगा। इन दोनों का योग माइनस बी बटा ए हो जाएगा। इन दोनों का योग बराबर मूलों का योग माइनस बी बटा ए, माइनस बी यानी माइनस का ए का मान 1 माइनस ए, तो 3 अल्फा बराबर हो गया माइनस का ए, या अल्फा बराबर हो गया माइनस का ए बटा 3। ये आपका अल्फा का मान आ गया। अब है मूलों का गुणनफल, पहला मूल गुणा दूसरा मूल बराबर होता है सी बटा ए। सी का मान 4 है, ए का मान 1 है, 4 से 2 कट गया, 2 आ गया। अल्फा का मान रख दो, अल्फा का मान वो रहा ए बटा 3 माइनस ए बटा 3, माइनस ए बटा 3 का स्क्वायर बराबर 2। ये हो गया ए स्क्वायर बटा 9 बराबर 2, ए स्क्वायर बराबर 18, ए बराबर प्लस माइनस रूट 18, ए बराबर प्लस माइनस 9 इंटू 2, 9 का 3 बाहर 2 अंदर। ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 65। ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल 2 है, दूसरा मूल। सोनू यादव, सर ये टॉपिक कितने दिन चलेगा? अभी क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है, मतलब अर्थ क्या है, भाव क्या है? परेशान हो गए हो इसलिए पूछ रहे हो, या फिर नहीं और दिन चलना चाहिए इसलिए पूछ रहे हो? है ना, कई बार आपके सवाल जो होते हैं ना टाइपिंग में, उसमें पता नहीं चलता कि आपका भाव क्या है ना। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है, एक समस्या है ऑनलाइन कोचिंग की, उसमें आप मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज में ना आगे का प्री टेक्स्ट होता है ना पीछे का पोस्ट टेक्स्ट होता है, तो उसे पता नहीं चलता कि एक्चुअल में आप पूछना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे आपके भाव क्या है कि ये टॉपिक कितने दिन चलेगा, मतलब कि ढाप गया बस अब तो ही बहुत है। एक तो ये कि परेशान हो गया सर बहुत है, एक ही है कि नहीं सर अभी थोड़ा और चलना चाहिए, या कोई और कारण है? इसलिए शायद ऐसे क्वेश्चनों को मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बार इसका भी बड़ी दिक्कत आती है। मैं कोशिश करता हूँ कि इन क्वेश्चनों का जवाब ना दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका भाव कुछ और होता है, कि भाव तो दिखता ही नहीं ना, वो तो शब्द है, शब्दों में भाव कहाँ है, तो वो भाव दिखता नहीं है, तो मैं किसी और तरीके से समझ लेता हूँ, मैं उत्तर कोई और तरीके से दे देता हूँ। तो फिर मुझे भी लगता है कि यार क्या पता उसने कैसे पूछा था, वो किस मकसद से जानना चाहता था। अब मैंने मान लीजिए मैं नेगेटिव तरीके से इसको ले लूँ और मैं नेगेटिव जवाब दे दूँ, वो ज्यादा फिर बुरा हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं ज्यादातर अवॉइड करता हूँ, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों के आंसर देता ही नहीं हूँ, कि भाई क्या पता नहीं क्या, मतलब क्या पता अगले के क्या मन में चल रहा हो। अगला शायद ये कहना चाहता हो कि सर और क्वेश्चन कराइए, और मैं उसे कह रहा हूँ हो गया परेशान, बस इतना ही पढ़ना था, अब मैं ये जवाब दे रहा हूँ। वो थोड़ा सा फिर वो गड़बड़ हो जाता है कि कहीं मैं अपोजिट जवाब ना दे दूं, इसलिए कि वो समझिए बात को, प्रॉब्लम है भाव की। यहाँ वो नहीं समझ में आता कि आपकी ये क्वेश्चन पूछने का कारण क्या है, फिर मेरा जवाब मान लीजिए अपोजिट आ गया, फिर आपको बुरा लग जाता होगा, लगता ही होगा, क्योंकि आप पूछ कुछ रहे हैं, आपकी भावना कुछ और है, और मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूँ।
तो फिर ऐसे सवालों से मैं ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ कि नहीं, इनका जवाब नहीं देना जो ओपन क्वेश्चन है। ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो बी जो है समांतर श्रेणी में, इसलिए बी बराबर है ए प्लस सी बटा 2, या 2b बराबर हो गया ए प्लस सी। दो बी बराबर ए प्लस सी, ये समांतर श्रेणी का हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि इसका एक मूल 2 है। एक मूल 2 है, तो 2 आप यहां रख दो। 2 रखने पर ही हो गया 4a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से b का मान, 2b का मान आप यहां से ला सकते हैं, वो यहां पे रख दें। 2b का मान a प्लस सी रखने पर प्लस 2c बराबर 0, 5a बराबर माइनस का 2c, a बटा सी बराबर माइनस का 2/5, ये a बटा सी का मान आ गया। बस इसको रखो, आगे बढ़ते हैं। मूलों का गुणनफल, अगर इसके मूल अल्फा बीटा है तो मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी का मान नहीं पता, ए का मान भी नहीं पता, सी की जगह सी और ए की जगह ए है। अल्फा का मान पता है, एक मूल हमें पता है जो कि 2 दी है, वो 2 हो गया, 2 गुणा बीटा, सी बटा ए का मान वहां से ले लो, ए बटा सी का मान है तो उल्टा कर दो, माइनस का 5/2, बीटा बराबर 2 का भाग लग गया, माइनस का 5/4, माइनस का 5/4। हाँ, वैसे मैं करता भी नहीं हूँ, मैं इन एक्चुअली मैं कोई टॉपिक को बांध के भी नहीं चलता कि मुझे 5 दिन पढ़ाना है, 7 दिन पढ़ाना है। मेरे जब तक मुझे अच्छे सवाल मिलते रहते हैं मैं उस टॉपिक को करवाता रहता हूँ। ठीक है, कोर्स 8 महीने में मिलना है आपको, 8 महीने में मिल जाएगा, है ना। कोर्स आपको 8 महीने में मिलना है, 8 महीने में मिल जाएगा। उसके लिए मैं चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस लूँ वो ले लूँगा, लेकिन ना तो कोर्स को जल्दी चलाऊंगा। पूरे कोर्स में जितने क्वेश्चन मुझे करवाने हैं उतने मैं करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन करा के या 10 क्वेश्चन करा के मैं खाली आपको, मेरा ये मकसद ही नहीं है। आप चाहे आरपीएससी 1 में देख सकते हैं, 2.0 में देख सकते हैं, मुझे क्वेश्चन करवाने उतने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कराऊंगा प्रैक्टिस। मुझे ये नहीं है कि यार 10 क्वेश्चन करा दिए टॉपिक पूरा, चलो अगला शुरू करते हैं, 15 क्वेश्चन अगला। इस तरीके से मैं करूँ तो 4 महीने में कोर्स पूरा हो जाए। लोग तो 8 महीने लेते हैं उसको, मैं 4 महीने में पूरा करा दूं। अगर 10-10, 15-15 वो जो क्वेश्चन कराते हैं उतने ही क्वेश्चनों से मैं टॉपिक पूरा कराऊं तो मैं 4 महीने में करवा दूं। लेकिन मेरे क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू किसी भी अदर कोचिंग से। चाहे आप कंपेयर कर सकते हो खुले में, वो जितने भी क्वेश्चन से अपना कोर्स कराते हैं मेरे क्वेश्चन उससे कम से कम 5 गुना होंगे। जिस पे मेरा कोर्स होता उतना ही है। 8 महीने में वो कराते हैं, मैंने तो पिछले शायद 7 सवा 7 महीने में करा दिया था। अगर 8 महीने मैं कराऊँ, 8 महीने वो कराए, फिर भी क्वेश्चन डबल 5 गुना होंगे कम से कम। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पे आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है। इस बार थोड़े से मैं क्वेश्चनों को कम रखना चाहता हूँ क्योंकि आगे रिवीजन में और करवाऊंगा, तो रिवीजन में और क्वेश्चन होंगे, तो फिर मैं सोचता हूँ कि थोड़े से टॉपिक से इस बार क्वेश्चन थोड़े कट करूंगा। टॉपिक से इस बार क्वेश्चन थोड़े से कट करूंगा क्योंकि रिवीजन भी एक आपका एक कोर्स और आएगा जिसका नाम रिवीजन कोर्स होगा। उसमें क्या होगा, जो भी टॉपिक हमारे हो चुके हैं उन टॉपिकों का रिवीजन चलेगा। रिवीजन मतलब उनमें भी जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है आपके, जो जो टॉपिक जैसे आंशिक अवकलन हो गया, जैसे ये हो गया, इनके मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। तो फिर उसमें आपको वो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, तो उस समय ये क्वेश्चन और हो जाएंगे। प्लस अभी आप देख रहे हैं संस्कृत एक्सप्रेस में भी कम से कम 30 क्वेश्चन इस टॉपिक के होंगे, तो यहाँ से होंगे, वहां से 30 मिल जाएंगे, कितने हो गए 70, मान लीजिए ये 70 होते हैं, 30 वो हो गए कितने 110, 100 हो गए, 100 ये हो गए, प्लस रिवीजन में हो जाएंगे, रिवीजन चलेगा उसमें हो जाएंगे, उसमें आराम से 30-40 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे 140, प्लस पीवाईक्यू चलेगा आपका, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्लास चलेगी, उसमें भी टॉपिक आएंगे, ये वाले आएंगे, तो सवाल तो आएंगे हर पेपर में, ये 5 सवाल आएंगे।
और मान लीजिए 10 पेपर करवाते हैं या 10 पेपर करते हैं तो 50 क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे, यानी द्विघात समीकरण के आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे आरपीएससी 3.0 में। 2.0 1.0 अलग पड़ी है, वो देखना चाहो तो वो पढ़े, फाउंडेशन देखना चाहो तो वो पढ़े। तो यानी एक टॉपिक पर अंदाजन मेरे ख्याल से द्विघात समीकरण पे भी आपको टोटल मिला लूं, जोड़ मिला लूं, प्लस टेस्ट सीरीज तो भूल ही गया, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अलग है, पुरानी टेस्ट सीरीज भी जो नई आएगी उस टेस्ट सीरीज के भी सब मिला लूं टोटल, तो आपको एक टॉपिक पे 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1000 बहुत ज्यादा है यार, है ना, बहुत ज्यादा है 1000 क्वेश्चन, सोचो। मेरी जब पीएचडी हुई थी, तो पीएचडी के टाइम में क्या होता है, आप सवाल करिए मैं बताता हूँ। जब मेरी पीएचडी हुई थी तो पीएचडी में क्या होता है, लास्ट में आपका एक एक्सटर्नल आता है, एक बाहर से टीम आती है जो आपको इवेल्युएट करती है भी आपकी जो थीसिस है वो उसमें काम संतोषजनक है या नहीं है, वो काम है। तो एक बाहर एक पैनल बैठता है जिसे डिफेंस कहते हैं, पीएचडी डिफेंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो पीएचडी डिफेंस में क्या होता है, बाहर से लोग आते हैं, तो वो लोग बैठते हैं, तो उसमें कई अदर अदर आते हैं, आईआईटी से हैं, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया है, कोई कहीं से आया है, प्लस आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके लोग भी होते हैं, सारे लोग बैठते हैं, बड़ा सा ऑडिटोरियम होता है, वहाँ होता है, वहाँ पे आप अपनी पीएचडी को सामने रखते हैं कि भाई मैंने ये काम किया है और इसमें ये रिजल्ट मैंने निकाले हैं और ये पेपर पब्लिश कराए, ऐसा करके चल रहा था। तो फिर वहाँ पे एक थे जो आईआईटी थे, उन्होंने पूछा कि आपने पेपर कितने पब्लिश कराए हैं, तो मैंने कहा मेरे 10 पेपर हो गए हैं और 3 या 4 पेपर अभी मेरे पाइपलाइन में है, मतलब पब्लिकेशन में चल रहे हैं, और वो भी मेरे हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिकेशन बहुत टाइम लेता है, बहुत लंबा समय लगता है, 3-3 साल का टाइम लगता है पब्लिकेशन में। तो 10 तो मेरे हो चुके हैं और 3-4 मेरे पाइपलाइन में है, वो हो जाएंगे। तो फिर वो प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि यार इतना मत में हम 4 लोगों की पीएचडी करवा दें, जितने में तुमने एक पीएचडी की है ना, इतने में हम 4 लोगों की पीएचडी करा दे इतने कंटेंट के अंदर। तो ये चीज जो है ना हमेशा से मेरे हिस्से में रही है, मुझे हमेशा कुछ बड़ा करना है। ये पीएचडी में 2 पेपर चाहिए होते हैं, 2 रिसर्च पेपर से आपकी पीएचडी हो जाती है, जबकि मेरी 10 पेपर पे हुई थी, प्लस 3-4 पेपर पाइपलाइन में थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी करें वो बिल्कुल मन से हो, खुल के हो और एकदम हट के हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आ जाओ, अभी रिजल्ट देखिएगा, संस्कृत एक्सप्रेस वाले के रिजल्ट देखिएगा, मिलते हैं आपको रिजल्ट में, ये सारी चीजें आपको रिजल्ट में दिखाई देगी। x1 x2 x3 3 मूल, एक द्विघात समीकरण के 3 मूल कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन तो कह रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है, लेकिन हमारा फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि 3 तो हो नहीं सकते। अगर द्विघात समीकरण है तो 3 हो नहीं सकते, तो फिर ये भाई द्विघात ही नहीं है, ये द्विघात ही नहीं है, ये द्विघात नहीं है फिर, क्योंकि द्विघात अगर है तो हमारी पर में काम करेगी, अगर द्विघात है तो हमारी पर में काम करेगी। याद करो, फंडामेंटल थ्योरम है, मजाल थोड़ी ये गलत हो जाए, पर में गलत नहीं हो सकती। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होते हैं, 2 ही, ना कम ना ज्यादा, 2 ही होते, तो भैया ये द्विघात नहीं है, और द्विघात नहीं है इसका मतलब ए 0 है। देखो ए 0 है, द्विघात तो नहीं हो सकती। पकड़ियो बात में, सार समझो, मजेदार है चीजें। देखो द्विघात समीकरण हो नहीं सकते, क्यों? अगर द्विघात है तो 2 ही मूल होंगे, अगर द्विघात है तो 2 ही मूल होंगे, 3 मूल हो नहीं सकते, ए 0 डन। फिर तो एक घात के समीकरण आ गई, एक घात के समीकरण के भी 2-3 मूल कैसे हो सकते हैं? एक घात के समीकरण का तो एक ही मूल होगा ना, ए 0 हो गया, ये पद हट गया, अब ये बचा, ये एक घात समीकरण है, एक घात समीकरण का तो एक मूल होंगे, 2 मूल, 3 मूल कैसे हो सकते हैं? नहीं, इसका मतलब बी भी 0, बी भी 0। अब आ जाते हैं सी बराबर 0, सी बराबर 0 कैसे हो सकता है? सी अगर 5 है तो क्या 5 0 के बराबर हो सकता है? क्या 5 0 के बराबर हो सकता है? नहीं। 6 0 के बराबर हो सकता है? नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, और ये केवल तभी संभव है जब सी 0 हो, तो सी को भी 0 होना पड़ेगा, सी को भी 0 होना पड़ेगा, तो भैया ए को भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण रही तो 2 ही मूल होंगे, 3 नहीं हो सकते, इसलिए ए को बलि चढ़नी पड़ेगी, ए की बलि चढ़ गई। फिर बी की बारी आई, अब ए 0 हो गया, ये बचा, ये एक घातीय समीकरण है, एक घातीय समीकरण में एक मूल होता है, 3 नहीं होते, तो बी को 0 होना पड़ेगा।
क्योंकि एक घातीय समीकरण नहीं हो सकती। एक घातीय समीकरण का सिर्फ एक मूल होता है, क्वेश्चन कह रहा है 3 मूल है, तो फिर बी को भी 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये एक घातीय भी नहीं है, ना ये द्विघातीय है ना ये एक घातीय है, तो ए और बी 0 हो गए। सी बराबर 0, तो सी बराबर 0 तो फिर सी को 0 ही होना पड़ेगा, सी 0 हो गया। तो ए 0 बी 0 सी 0। हाँ, तो अच्छा ए 0 बी 0 सी 0 होने पर 3 मूल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 3 नहीं फिर तो 50 हो सकते हैं। ये देखो, अब इस समीकरण के कितने मूल हैं? अगर ए 0 बी 0 सी 0 हो जाए तो कितने मूल होंगे? अनगिनत मूल है। रख के देख लो, x1 सेटिस्फाई कर रहा है, x2 सेटिस्फाई कर रहा है, x3 सेटिस्फाई कर रहा है, x4 कुछ और कर रहा है। तो 3 मूल होने के लिए ए बी सी तीनों को 0 होना पड़ेगा। देखा कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल बनाया बंदे ने, कितना जबरदस्त सवाल, अलग सोच के साथ ये सवाल बनाया गया। फिर 3 मूल, द्विघात समीकरण तो 3 मूल ला नहीं सकती, द्विघात तो 3 ला नहीं सकती, इसका मतलब ये द्विघात नहीं है। क्योंकि अगर ये द्विघात है तो 3 मूल नहीं हो सकते, तो द्विघात नहीं हो सकती। द्विघात नहीं हो सकती तो ए को 0 होना पड़ेगा, ए ड्रॉप कर गया। फिर बची एक घात समीकरण, अब तो एक घात बची, एक घात के भी 3 मूल नहीं हो सकते, एक घात का भी एक ही मूल होता है, तो फिर बी को 0 होना पड़ेगा, फिर बी 0 हो गया। ए 0 बी 0 होते सी को मजबूरन 0 होना पड़ा, सी 0 हो गया। अब इसके कितने भी मूल हो सकते हैं, कितने मूल है इसके? अनंत। अब अनंत मूल है, तो ऐसा होगा। अगर किसी द्विघात समीकरण के 3 मूल हो गए तो ऐसा होगा, है ना। जोरदार सवाल है, भयंकर वाला, कमाल का सवाल था ये सवाल। 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन बहुत बहुत प्यारा टॉपिक है ये, इसके ऊपर बहुत रिसर्च होती है। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि इसका बिहेव बहुत अलग होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हाथी प्लस हाथी बोले 2 हाथी, प्लस 1 हाथी और बोले 3 हाथी, प्लस 1 हाथी और 4 हाथी, प्लस 1 और हाथी बोले 6 हाथी, प्लस 1 और 7 हाथी, और एक और मिला दो 8 हाथी, एक और मिला दो 9 हाथी, एक और मिला दो 10 हाथी। लेकिन जो भी आ रहा है वो आ तो हाथी रहा है ना, आ तो आती रहे, 10 आए या 15 आए या 500 आए या 5000 आए, हाथी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि ये प्रवृत्ति चेंज हो जाती है अगर हाथियों का जोड़ अनंत तक जाए। एक हाथी प्लस 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 एक हाथी, और ये अनंत तक चलता जाए। अब आप बराबर में ये नहीं कह सकते कि हाथी आएगा। कई बार अनंत जो है ना प्रवृत्ति चेंज कर देता है, अनंत प्रवृत्ति चेंज कर देता है। अगर हाथी 50 हाथियों को जोड़ोगे तो 50 हाथी आएंगे, 1000 हाथियों को जोड़ोगे तो 1000 हाथी आएंगे, 1 लाख हाथियों को जोड़ोगे तो 1 लाख हाथी आएंगे। लेकिन अनंत तक अगर जोड़ते चले गए तो फिर हाथी बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अजीब है ना, कितना अजीब लग रहा है? बोला भयंकर अजीब है, बोला भयंकर अजीब है ना, लग रहा भयंकर अजीब, बोला इतना अजीब पूछो मत। जैसे पूर्णांक प्लस पूर्णांक, एक पूर्णांक और एक पूर्णांक, पूर्णांक प्लस पूर्णांक क्या होता है? जवाब है पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही जवाब। पूर्णांक प्लस पूर्णांक इक्वल्स टू पूर्णांक होता है। फिर एक पूर्णांक जोड़ दूं तो बोला पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूर्णांकों में कुछ भी जोड़ोगे पूर्णांक ही आएगा। ये ले लो, ये होता है पूर्णांक। अब यहां से मैं कोई भी 2 पूर्णांक उठाऊं और उनको जोड़ूं, है ना, अगर मैं इनको जोड़ूं तो पूर्णांक आएगा। कोई भी 2 उठाइए जोड़िए पूर्णांक आएगा, इनमें से कोई आएगा। इनमें से किसी भी 2 को लेके मैं जोड़ूं तो इनमें से कोई ना कोई आएगा, मतलब पूर्णांक प्लस पूर्णांक मतलब पूर्णांक। फिर दोबारा जोड़ो पूर्णांक 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 पूर्णांक। लेकिन अगर आपने इसको अनंत तक जोड़ा, अनंत तक जोड़ा, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि वो पूर्णांक आएगा। क्या अनंत पे बिहेव चेंज हो जाता है,
बहुत सारी चीजों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है और सबसे ज्यादा पजलिंग प्रॉब्लम है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि अनंत पे जाते ही वो अपना मूल रूप खो देती है, अपना मूल अस्तित्व खो देती है। पूर्णांक प्लस पूर्णांक पूर्णांक होता है। आप इसको हजारों बार दोहराइए, लाखों बार दोहराइए, करोड़ों बार दोहराइए, करोड़ों 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 बार दोहराइए, वो बना रहेगा। लेकिन अनंत बार दोहराया फिर गारंटी ना है, फिर भाई कुछ भी हो सकता है, फिर मालिक जाने, फिर राम मालिक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा एग्जाम्पल आप रामानुजन सम का ले सकते हैं। 1+2+3+4 से लेकर, अगर मैं n तक जोड़ रहा हूं तो ये आ जाएगा n+1/2। जो भी जोड़ोगे वो पूर्णांक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे अनंत तक ले गए, 1+2+3+4 डैश 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 अनंत तक ले गए, तो जोड़ आएगा -1/12। है -1/12, -1/12, माइनस कहां से आ गया? तो सब प्लस के हैं, सब प्लस के हैं तो जोड़ प्लस का आएगा ना, सब प्लस के हैं तो जोड़ प्लस का आएगा ना। और फिर सब पूर्णांक है, 1/12 कहां से आ गया? देखा, चेंज हो गया ना। ये है अनंत का खेल, अनंत पे चीजें बिगड़ जाती। है ना। तो अब आप सोचेंगे ये कैसे है, ये अजीब कैसे है? अजीब ये है कि अनंत पे जाने के बाद में बिहेवियर बहुत बदल जाता है, क्योंकि अनंत का बहुत अलग खेल होता है। अनंत से पहले अलग दुनिया है, जैसे मरने के बाद अलग दुनिया है, मरने से पहले अलग दुनिया है। मरने से पहले आरपीएससी होती है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होती है, बीएड होती है ना, आरएससीआईटी होती है, बीएड करनी होती है, आरएससीआईटी इंटीग्रेटेड बीएड करनी होती है, ये इसके नियम है। लेकिन जैसे ही मरने के बाद जाओगे, तो मरने के बाद थोड़ी कोई बीएड करता होगा, शायद वहां पे कोई और सिस्टम होता होगा, मतलब वहाँ यहाँ आरपीएससी लगती है, वहां पता नहीं कुछ लगता ही होगा, मरने के बाद भी कुछ तो होता ही होगा। वहां पे कैसे बेरोजगार थोड़ी रहते होंगे, कुछ तो करते होंगे, वहां भी कंपटीशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस फ्रैक्शन। तो कंटिन्यूस फ्रैक्शन शक्ल बदल देता है। तो इसलिए बहुत से लोगों को ये पसंद आता है, बोले मजा आवे भाई, मतलब इम तो भयंकर मजा आवे, हाथी घोड़ो बन जावे यूं ज्यादा, मतलब अनंत हाथिया ना जोड़ा और घोड़ो बन जावे, कमाल है। हाथी हाथी बने तो नॉर्मल बात है, ये कौन बनाना चाहेगा? अब हाथी हाथी मिले घोड़ो बनावे, है ना, या गधो बना दे, मजा आ गया यार, यार चीज काम की है। आ तो पढ़ने लायक है, आ तो पढ़नी पड़सी, कया हाथी गधो बन गयो। तो इसे रामानुजन ने भी, इसको रामानुजन सम कहा जाता है, रामानुजन का डाइवर्जेंट सीरीज के लिए सम कहा जाता है इसको। हाँ, पता नहीं नरक होता है नहीं होता, क्या पता नरक होता है नहीं होता, वहां पे भी कुछ तो सिस्टम होता ही होगा। देखो, इस सवाल को क्या करेंगे, इसको बराबर में मानेंगे एक्स, बराबर में मानेंगे एक्स कि ये एक्स है, और अनंत तक जा रहा है ये भैया, तो जहां से रिपीट करना शुरू करे वहां से वापस एक्स रख दो। दो पहली बार आ रहा है, प्लस पहली बार, वन पहली बार, भाग पहली बार, यहां से रिपीट हो गया, बस जहां से रिपीट हो गया वहां से चेन को खत्म कर दो, वापस एक्स रख दो। ये लो, जहां से रिपीट हुआ वहां से चेन खत्म कर दिया। एक्स बराबर 2 + 1/x, अब एक्स से गुणा कर दो, ये हो गया।
x से समीकरण को गुणा कर दिया, पदों को एक तरफ कर दो। श्रीधराचार्य लगा दो। एक प्लस माइनस अंडर दो, तो ये प्लस वाला जो उत्तर है वो हो गया, माइनस वाला नहीं आएगा, ये उत्तर आ जाएगा। माइनस वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सब चीजें प्लस में चल रही है, ये सब प्लस में चल रहा है, तो उत्तर भी प्लस में आएगा, उत्तर भी प्लस में आएगा। तो माइनस वाला जो होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि माइनस वाले में क्या आएगा, एक माइनस अंडर दो, एक माइनस अंडर दो का मान होता है 1.414, उसमें से घटाओगे तो माइनस का 0.4 आ जाएगा। अब माइनस का 0.4 आने का मतलब वो तो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियस बात है सारे दो प्लस प्लस ये जुड़ता जाएगा, तो जो भी उत्तर आएगा वो प्लस का आएगा भाई। इसे मत समझो, इसे टेंशन मत लो इसको। एक्चुअली हायर मैथमेटिक्स की खास बात यही है कि आप चीजों को चैलेंज करते हैं। सोच के देखो, आपको जो भी आपके घर वालों ने पढ़ाया है, जो भी आपके समाज ने आपको बताया, जो भी आपके टीचर्स ने आपको बताया, सबसे इंटरेस्टिंग बात ज्ञान की क्या होती है? शिक्षित होने का सबसे पहला मकसद ये होता है कि आप हर चीज को चुनौती देते हैं। यही वो कमाल है, शिक्षित होने का मतलब यही है कि आप हर चीज को चुनौती देते हैं, और जब आप चुनौती देते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें से अधिकतर बातें जो सुनी हुई है वो झूठ है। मजाक है लेकिन सच है, यही लगेगा आप लोगों को। अधिकतर चीजें खोद के देख लीजिए, पकड़ लीजिए, बताइए कोई बात जो भी आपके घर वालों ने बताई हो, एक बात बताइए और उसको थोड़ा सा पीछे जाइए खोद के, इतने में पता चलेगा वो झूठ है। सबके साथ ऐसा ही है, टोटल सारी चीजें ऐसी है। और वो भी उन्होंने इसलिए बताया कि उनको किसी ने बताया था, उनको किसी और ने बताया था, उनको किसी और ने बताया था, वो सब ऐसे चल रहा है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रामानुजन ने भी चैलेंज किया था, रामानुजन ने भी जोड़ को चैलेंज किया था कि ये जो जोड़ आप करते हैं, है ना, दो व्यक्ति थे, एक थे सीजेरो जिन्होंने एक अलग प्रकार का सम बनाया जिसको सीजेरो सम कहते हैं, एक रामानुजन का सम था जिसे डाइवर्जेंट सीरीज के लिए सम निकाला था जिसे जेटा फंक्शन कहते हैं, वो रामानुजन ने बनाया था। तो दोनों ने चैलेंज किया पुराने वाले सिस्टम को और एक नया सिस्टम बनाया। रिमान ने भी ऐसा ही किया था। रिमान का एक एनालिटिक फंक्शन होता है, आप लोगों ने पढ़ता है ना, उसको आगे बढ़ा के उन्होंने कंटिन्यूएशन बनाया था, एनालिटिक कंटिन्यूएशन। वो भी कमाल का आइडिया था, समय से आगे ले गए थे वो चीजों को। तो गणित आपको रोकती नहीं है, गलत फिर से आप कहोगे 1 + 1 2 होता है, कि भाई मेरे पापा जी ने बताया था, लेकिन ये एक सत्य का पार्ट है, ये संपूर्ण सत्य नहीं है। 1 + 1 2 होता है। आपके हो सकता है आपके परिवार में आपके गुरुजी किसी ने बताया हो, जब आपने पहली बार इसको पढ़ा हो कि 1 और 1 2 होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आपको ये बताना भूल गए कि 1 और 1 2 इस लिमिटेड कंडीशन में होता है कि जब आप रियल नंबर पढ़ते हैं, जब आप वास्तविक संख्याओं को पढ़ते हैं, तो 1 और 1 2 होता है। तो ये सत्य सिर्फ वास्तविक संख्याओं का सत्य है, संपूर्ण सत्य नहीं है, ये संपूर्ण सत्य नहीं है। अगर आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ें, तो 1 और 1 1 होता है। तो ये सिर्फ रियल नंबर का सत्य है, बूलियन का सत्य नहीं है। बूलियन अलजेब्रा का सत्य ये है। जो कंप्यूटर जिस अलजेब्रा को यूज करता है, हम इस अलजेब्रा को यूज करते हैं, कंप्यूटर इसको यूज करता है, तो कंप्यूटर के लिए 1 और 1 0 होता है। आगे अगर आप बूलियन रिंग पढ़ते हैं तो 1 और 1 0 होता है, ये बूलियन रिंग का सत्य है। ये बूलियन रिंग का सत्य है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज। इसलिए कोई भी ऐसा सत्य नहीं है जो एब्सोल्यूट है, जिसको बढ़ाया ना जा सके, जिसको चैलेंज ना किया जा सके, जिसको और स्थिति में अलग ना बनाया जा सके। ये समझने वाली बात है, ये सब सत्य है ना। जैसे क्रिकेट में ये वाली बॉल सत्य है, फुटबॉल में ये वाली बॉल सत्य है। फुटबॉल में बॉल का मतलब ये होता है ना, जब आप फुटबॉल खेल रहे हो और मैं बोलूं बॉल, तो उसका मतलब ये होता है। क्रिकेट के लिए ये होता है।
क्रिकेट के लिए बॉल का मतलब ये है, फुटबॉल के लिए ये। कौन सा सही है और कौन सा गलत है? कौन सी बॉल गलत है और कौन सी बॉल सही है? सही है। अगर आप पोलो मतलब उसको क्या कहते हैं, नाम भूल गया यार, नाम भूल गया। जैसे टेनिस को ले लो, ये जो खेलते ना, भूल गया यार, गेम का नाम ही भूल गया। टाइगर वुड्स कौन सा गेम खेलते हैं? कौन सा खेल, वो खेलते जोर से बॉल को मारते हैं, उसमें छोटी सी बॉल होती है इतनी सी। अगर आप टेबल टेनिस खेलते हैं, गोल्फ, हाँ देखो नाम से, गोल्फ, गोल्फ में ये सत्य है। गोल्फ में बॉल का मतलब ये है, गोल्फ में ये बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल ये होती है, फुटबॉल की बॉल ये होती है, और शायद टेबल टेनिस जो खेलते हैं उनकी बॉल ये होती है। बताओ कौन सी बॉल बॉल है? सारी बॉल बॉल है। कोई भी बॉल एक से दूसरी जगह काम नहीं आ सकती। फुटबॉल से आप टेबल टेनिस नहीं खेल सकते, और जिसे टेबल टेनिस खेलते हैं उससे फुटबॉल नहीं खेल सकते। टेबल टेनिस वाली से फुटबॉल नहीं खेल सकते, और फुटबॉल वाली से टेबल टेनिस नहीं खेल सकते। तो कौन सा गलत, कौन सी बॉल गलत है? कोई सी गलत नहीं है, सबकी सब सही है। बस यही गणित का रूप है, सब सही है। ये फुटबॉल का सच है, ये क्रिकेट का सच है, ये गोल्फ का सच है ना। ये गणित आपको आगे बढ़ाती है कि सत्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक पर्टिकुलर केस का एक पर्टिकुलर सत्य होता है, स्पेशल केस का स्पेशल सत्य। है ना। अगर आप सीमाएं नहीं लांघेंगे, आप सिर्फ एक ही सत्य को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो आपकी जिंदगी उसी सत्य के साथ शुरू हुई, उसी के साथ खत्म हो जाएगी। आगे, x की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसमें क्या करना है, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन पहले x² को y मानकर इसे द्विघात में कन्वर्ट करो। x² को y माना, x की पावर 4 है, 4 को आप ऐसे लिखोगे x की पावर 2 की पावर 2। x की पावर 2 की जगह y आ गया, y² माइनस 8y माइनस 9 बराबर 0। y² माइनस 9y प्लस y माइनस 9 बराबर 0। y प्लस 1 y माइनस 9। तो y के दो मान आ गए, y बराबर -1 व y बराबर 3। y की जगह x² वापस रख दो, x² बराबर -1, x² बराबर 3, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -1। यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट -1 यानी आयटा प्लस माइनस आयटा और प्लस माइनस अंडर रूट 3। ऐसा इसमें से 9 था ना, हाँ 9 था, 3 तो था ही नहीं। नौ, 9, 3, 3, 3 और प्लस माइनस आयटा, बी आंसर है। सही है। बढ़ जाएं आगे, आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल ये रहा, यदि समीकरण x² प्लस ax प्लस बी का एक मूल ये है, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा? वाह, ये भी बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल।
पहले तो इसकी शक्ल देखो, ये मूल इतना अजीबोगरीब क्यों लिखा है। पहले एक सूत्र लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2। पहले ये सूत्र लगाओ और इसको ठीक से पहचानो कि ये है क्या। पहले इसको ठीक से पहचानते हैं कि ये है क्या, कि एक मूल ये है, क्या है ये एक मूल। तो ये वाला सूत्र लगाते हैं। इस सूत्र को लगाने पर हमारा एक मूल जो अल्फा है 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पाई बटा 8 है, थीटा की जगह पाई बटा 8 है। तो ये सूत्र लगाओगे तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बटा 8 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 आ गया। कॉस पाई बाई 4 का मान हो गया 1 बटा अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये अंडर रूट 2 बटा 2 हो गया। लघुत्तम ले लो, मत भी लो लघुत्तम, पड़ा रहने दो। ये आपका एक मूल आ गया। अगर एक मूल ऐसा है तो दूसरा मूल भी ऐसा ही होगा, है ना। एक मूल ऐसा है तो दूसरा मूल भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मूल जो है वो ए बी जो है वो परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याओं से अंडर रूट कैसे बना होगा, सूत्र की सहायता से बना होगा। सूत्र ने अंडर रूट बनाया होगा, और सूत्र ने अगर अंडर रूट बनाया तो फिर एक नहीं बनाए होंगे, दो बनाए होंगे। तो ये अल्फा है तो बीटा भी मिल गया, बीटा भी आ गया 1 प्लस 1 बटा, ये बीटा भी आ गया। ये था इस सवाल का खेल। सवाल ने जानबूझ के अंडर रूट को छुपाया साइन वाइन की शक्ल में, ताकि पहचानने में नहीं आए कि अंडर रूट है। वरना अगर सीधा दे देता तो आप पकड़ के सीधा 1 से 2 मूल बना लेते और फिर ए बी का मान निकाल लेते। तो उसने क्या किया, रैप किया उसको, उसको साइन स्क्वायर में रैप किया ताकि पता ना चले कि अंडर रूट है क्या। तो एक मूल अगर ये है तो दूसरा मूल ये हो गया। अब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटा ए, ये हो गया माइनस का ए। मूलों का गुणनफल जो कि हो गया बी। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, एक और एक दो आ जाएगा, ए बराबर आ गया -2, ए का मान -2। दोनों मूलों के गुणा करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो यह आ जाएगा 2, 2/4, 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, बी बराबर 1/2। ए का मान आया -2 और बी का मान 1/2। क्या मैंने सही किया? 2/4, 1/2, 1/2 ठीक आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए माइनस बी निकालो। ए का मान है -2, बी का मान है 1/2, लघुत्तम लेने पर -5/2, ये आंसर आ गया। तो अति उत्तम सवाल, शानदार सवाल, कमाल का सवाल। अब यही करना पड़ता है, सवालों को घुमाना पड़ता है, तो सवालों की शक्ल बदलता है, सवाल ऐसे बनाता है जो देखने में आपके पहचान में ना आए। सही है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब इस सवाल को करने से पहले मैं एक राज की बात बता देता हूं कि अगर कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान हमेशा जीरो, एक्स के हर मान के लिए या तो जीरो आ रहा है या जीरो से बड़ा आ रहा है, ध्यान से सुनना, जीरो आ रहा है मतलब इसके मूल है, जीरो आ रहा है मतलब मूल है, जीरो से बड़ा आ रहा है इसका मतलब मूल है ही नहीं। तो दोनों ही केस को अगर मैं अलग अलग करूं तो क्या स्थिति बनेगी वो समझो। अगर जीरो आ रहा है, अगर द्विघात समीकरण जीरो आ रहा है मतलब मूल है, द्विघात समीकरण जीरो से बड़ा आ रहा है मतलब मूल नहीं है, क्योंकि जीरो से बड़ा आ रहा है इसका मतलब जीरो आएगा नहीं, जीरो आएगा नहीं मतलब मूल नहीं होंगे, तो मूल नहीं होंगे
अगर अल्फा और बीटा मूल नहीं है तो इसका मतलब माइनस का रीजन भी नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण अपने मूलों के बीच में माइनस होती है, अपने मूलों के बीच में माइनस होती है। लेकिन द्विघात समीकरण के तो मूल हमेशा ही होते हैं, मूल तो हमेशा ही होते हैं। तो इसका मतलब मूल न होने का मतलब यहाँ है काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे तो रियल लाइन पे कहीं नहीं आएंगे, काल्पनिक होंगे तो रियल लाइन पे कहीं नहीं आएंगे, और रियल लाइन पे कहीं नहीं आएंगे तो दो मूल नहीं आएंगे, तो दो मूल के बीच का माइनस का रीजन भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है पूरी प्लस हो जाएगी। फिर यही तो होता है कि आपकी जो द्विघात समीकरण होती है के मान जो होते हैं वो अपने जहां मूल होते हैं वहां तो जीरो आता है, ठीक है, मूलों के बीच में माइनस आता है और मूलों के दोनों तरफ प्लस आता है। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण या तो प्लस की आ रही है, ये द्विघात समीकरण है, जबकि द्विघात समीकरण प्लस भी आती है, माइनस भी आती है, जीरो भी आती है। ये कह रहा है जीरो आती है, प्लस आती है, परंतु माइनस नहीं आती। माइनस नहीं आती, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अल्फा बीटा एक हो जाए, अल्फा बीटा एक हो जाए, ये दोनों या तो एक हो जाए, या फिर अल्फा बीटा हो ही ना, हो ही ना तो पूरी प्लस हो जाएगी। तो ये बात सिर्फ दो ही स्थितियों में सही हो सकती है, या तो अल्फा बीटा दोनों एक हो जाए, एक हो जाएंगे तो माइनस वाला रीजन खत्म, कोई माइनस का रीजन नहीं बचेगा, या फिर अल्फा बीटा हो ही ना, हो ही ना तो पूरा प्लस हो जाएगा। तो ये बात केवल तभी सत्य हो सकती है जब या तो मूल बराबर हो या मूल काल्पनिक हो, मूल बराबर या काल्पनिक। और बराबर होने की शर्त होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर हो जीरो के, काल्पनिक होने की शर्त होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी छोटा हो जीरो से। अब हमें बराबर भी चाहिए या फिर काल्पनिक चाहिए, दोनों को मिला दें तो ऐसा तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी या तो जीरो के बराबर हो या जीरो से छोटा हो। ये होगी कंडीशन। अब ये कंडीशन हमें काम में लेनी है। जब भी कोई द्विघात समीकरण, रिपीट कर रहा हूं, जब भी कहे कि कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से छोटा या जीरो के बराबर है। हाँ, अगर यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं होता तो यहाँ भी बराबर का चिन्ह मत लगाइएगा। अगर यहाँ बराबर है, क्योंकि यहाँ बराबर है मतलब मूल बराबर की जगह है, मूल बराबर यानी बराबर जीरो, तो फिर बराबर यहाँ पे भी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ बड़ा है तो यहाँ सिर्फ छोटा आएगा, ठीक है ना। क्लियर ये बात। दोबारा से कि कोई भी द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण के बारे में बोले कि ये द्विघात समीकरण x के प्रत्येक मान के लिए, इसमें कोई भी x का मान रखिए, या तो ये प्लस की आएगी या जीरो आएगी। इसका मतलब माइनस की नहीं आ रही है, माइनस की नहीं आ रही है मतलब ये वाले बिंदु आ ही नहीं रहे, ये वाले पॉइंट नहीं आ रहे हैं। अब ये पॉइंट नहीं आ रहे हैं, ऐसा कब हो सकता है, ये पॉइंट नहीं आए मतलब ये रीजन नहीं आ रहा, माइनस वाला रीजन इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें या तो जीरो से बड़ा आ रहा है या जीरो के बराबर आ रहा है, मतलब माइनस नहीं आ रहा, माइनस नहीं आ रहा मतलब ये रीजन नहीं आ रहा। अब ये रीजन न आने के एक तरीका तो ये हो सकता है कि अल्फा और बीटा बराबर हो जाए, अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे तो दोनों चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। या फिर ये हो कि अल्फा बीटा हो ही ना, तो जब अल्फा बीटा ही नहीं होंगे तो उनके बीच वाली जगह ही नहीं होगी, क्योंकि अल्फा बीटा है तो ही तो बीच की जगह है, अल्फा बीटा ही ना हो तो बीच की जगह ही नहीं होगी, पूरा प्लस हो जाएगा। तो ये बात दो ही केस में सही हो सकती है, या तो अल्फा बीटा बराबर हो जाए या अल्फा बीटा हो ही ना। अल्फा बीटा बराबर हो जाए मतलब मूल बराबर हो जाए, या अल्फा बीटा हो ही ना मतलब काल्पनिक हो, क्योंकि मूल तो होंगे लेकिन यहाँ नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे तो रियल लाइन है तो रियल मूल नहीं होने चाहिए, काल्पनिक होने चाहिए, तो काल्पनिक हुए, दोनों को मिलाया, ये कंडीशन। अब इसमें मान डाल दो। अब ये सवाल हमारा ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मान रख दो, ए का मान एक, बी का मान दो ए, सी का मान ये, और शर्त है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। बी का मान दो ए माइनस फोर, ए का मान एक, सी का मान बी माइनस सी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। चार ए स्क्वायर, चार का भाग दे दो,
ए स्क्वायर छोटा होगा बी माइनस सी से, ए स्क्वायर छोटा होगा बी माइनस सी से। ये आपका सवाल। नेगेटिव हमेशा मूल के बीच में आता है। कोई द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण के मूलों के बीच में हमेशा बहुपद, हमेशा द्विघात समीकरण का मान माइनस होता है, उनके बीच में माइनस होता है, उनके दोनों तरफ प्लस होता है, साइन चेंज होता है। अगर द्विघात समीकरण की शक्ल देखो तो आपको ये बात अजीब नहीं लगेगी। कैसे नहीं लगेगी? गणित में कोई भी राज नहीं होता। एक बात तो ये सीखने लायक है, यहाँ कुछ भी राज नहीं होता, हर चीज एकदम साफम साफ है। आओ मैं समझाता हूँ। ये द्विघात समीकरण है, अभी समझ जाओगे। ये द्विघात समीकरण है। अभी वैसे तो समीका पढ़ेंगे तब ये सारी बातें आएंगी, तब इन पे चर्चा होंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ समझ लो ये द्विघात समीकरण है। इसके मूल आएंगे 1 और 3। जब आप गुणनखंड करोगे तो 1 और 3 इसके मूल आएंगे। ठीक है। अब अगर मैं इसमें 1 रखता हूं तो 0 आएगा, 3 रखता हूं तो भी 0 आएगा, 1 पे भी 0, 3 पे भी 0। तो ये पूरी रियल लाइन है। रियल लाइन मतलब सारे रियल नंबर, इस लाइन के ऊपर सारे रियल नंबर है। इस ये रियल लाइन होगी। रियल लाइन का मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक आपकी ये लाइन चल रही है। अब इस लाइन पर एक है और एक 3 है, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, हो गए। अब इन बिंदुओं पे क्या क्या आंसर आएगा इस बहुपद का, इस द्विघात समीकरण का क्या क्या आंसर आएगा? 1 रखोगे तो 0 आएगा, ये बात सही है। 3 रखोगे 0 आएगा। अब एक काम करो, 1 से कम कुछ भी इसमें रख के देखो, जो 1 से छोटा है वो रख के देखो। 1 से छोटा कोई भी मान आप 1 से छोटा इसमें रख के देखो, आंसर प्लस का आएगा। कोई भी 1 से छोटा, 1 से छोटा 0, 0 रख लो। 0 रखोगे तो ये आएगा -1 -3 गुणा करने पर +3 आ गया प्लस का। 1 से छोटा कोई भी मान आप रखोगे प्लस आएगा। यानी पहले वाले मूल से पहले कुछ भी आप रखो, द्विघात समीकरण का आंसर प्लस का आएगा। अब 3 के बाद कुछ रख के देखो, 3 दूसरा मूल है ना, दूसरे मूल के बाद कुछ रख के देखो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 2000 20000 50000 2 लाख करोड़, जो मन में आया वो रख के देखो। 4 से शुरू करता हूँ, 4 - 1 3, 4 - 3 1, तो ये हो गया आपका 3 × 1 3 प्लस का 3। तो 3 के बाद सब प्लस के आ रहे हैं। 3 के बाद कोई भी बिंदु रख के देखो प्लस आएगा। अब 1 और 3 के बीच में आ जाओ, 1 और 3 के बीच में कोई भी मान ले लो, वो रख के देखो, 1.1 1.2 1.3 1.4 कुछ भी रख के देखो। 1.1 रख लूं या 2 रख लेता हूं, 2 आसान होगा, 2 रखिया। 2 - 1 1, 2 - 3 -1, 1 गुणा -1 -1, तो इसमें सब माइनस के उत्तर आएंगे। 1 से 3 के बीच में कुछ भी रख के देख लो, माइनस का उत्तर आएगा। अच्छा ऐसा हुआ क्यों? कोई जादू की बात नहीं है, चिंता ना करो, कुछ भी जादू नहीं है। होता क्या है देखो, मैंने पहले कहा कि गणित में कुछ भी जादू नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर आप अल्फा से पहले कुछ रख रहे हैं, अल्फा से पहले कुछ रख रहे हैं मतलब वो अल्फा से छोटा है। अल्फा से पहले ये मान लो अल्फा है, ये आपका बीटा है। आप अल्फा से पहले रख रहे हैं मतलब अल्फा से छोटा रख रहे हैं, अल्फा से पहले मतलब अल्फा से छोटा। अब अगर आप अल्फा से छोटा रख रहे हैं तो वो बीटा से भी छोटा हुआ, जो अल्फा से छोटा है वो बीटा से भी छोटा हुआ। अब यहाँ पे जब आप रखोगे एक्स का मान अल्फा से छोटा है, तो छोटे में से अल्फा घटा रहे हो, माइनस का आना ही आना है, ये माइनस का आ गया। बीटा में से घटाओगे तो भी माइनस आएगा, क्योंकि जो अल्फा से छोटा है वो बीटा से भी छोटा है, तो दोनों से छोटा है तो दोनों में माइनस आएगा, और माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में हमेशा प्लस आता है। अच्छा इसमें माइनस क्यों आता है, इसमें बात कर लेते हैं। जब आप यहाँ का कोई भी बिंदु रखेंगे, इस क्षेत्र का कोई भी बिंदु रखेंगे तो वो अल्फा से बड़ा होगा, बीटा से छोटा होगा। अल्फा से बड़ा होगा
यानी ये प्लस का उत्तर देगा, ये माइनस का उत्तर देगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, इस वजह से ये माइनस आता है। इस क्षेत्र में ऐसा क्यों होता है? बीटा के बाद कोई भी चीज लोगे तो वो बीटा से बड़ी होगी, और जो बीटा से बड़ी होगी वो अल्फा से भी बड़ी होगी, दोनों से बड़ी होगी, मतलब ये भी प्लस देगा और ये भैया भी प्लस देगा, दोनों प्लस देंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। ये कारण है, इस वजह से ऐसा होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चमत्कारी चीज नहीं है गणित में, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, हमारे पास जो है वो पूरे तरीके से लॉजिकल है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नेगेटिव रख लो, कुछ भी रखो ना, बात मैंने तो कॉमन बात कर ली, नेगेटिव से क्या होगा? रखो नेगेटिव, कौन मना कर रहा है? रखो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो। अब ये रहा एक, एक से पहले बहुत है ना, खूब सारे नेगेटिव है, नेगेटिव रख लो, -5 रख लेते हैं, -5 ट्राई करते हैं, इसमें से -5 क्यों, माइनस का 100 रखते हैं, बहुत बड़ा सा, -1000 रखते हैं और अच्छा लगेगा, -1000, जैसे -1000 रखूंगा माइनस का 1000 एक आ जाएगा, माइनस का 1000 3 आ जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का दोनों मिला के जो भी बनाएंगे बनेगा तो प्लस का। यही मैंने ऊपर ऊपर कहा था, वो देखो वो रहा, ये पहले वाला नंबर भी माइनस का आएगा, दूसरा भी माइनस का आएगा, दोनों माइनस मिला के प्लस बन जाएंगे। तो इस वजह से कभी भी आप चाहे कुछ भी ले ले, ये रीजन यही बना रहेगा। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये ले लिया, द्विघात समीकरण का मान नेगेटिव नहीं आ सकता, द्विघात समीकरण का मान 0 हो सकता है, प्लस का हो सकता है, लेकिन अगर माइनस का है इसका मतलब उसके दो मूल है, क्योंकि दो मूल नहीं होंगे तो फिर माइनस का रीजन बन ही नहीं सकता। माइनस का रीजन किसके बीच में बनता है? दो मूलों के बीच में बनता है। अगर द्विघात समीकरण के दो मूल नहीं है, और कभी भी कोई भी द्विघात समीकरण हमेशा माइनस की नहीं हो सकती, हमेशा माइनस होने का मतलब समझते हो? हमेशा माइनस होने का मतलब है ये रीजन हमेशा माइनस का हो, ये रीजन हमेशा माइनस हो, उसका मतलब अल्फा बीटा अनंत होने चाहिए, अल्फा माइनस का अनंत हो, बीटा माइनस का अनंत हो, तभी कोई द्विघात समीकरण हमेशा माइनस की हो सकती है। तो कोई भी द्विघात समीकरण हमेशा माइनस की नहीं हो सकती, हमेशा प्लस की हो सकती है, कि अल्फा बीटा हो ही ना तो हमेशा, या अल्फा बीटा बराबर हो जाए, अल्फा बीटा बराबर हो जाए तो प्लस और जीरो हो सकती है। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होने का मतलब है ये जो रीजन है इनके बीच वाला, ये बचे, प्लस वाला ना बचे, इसका मतलब आपके मूल अनंत हो, आपका एक मूल माइनस का अनंत हो और एक मूल प्लस का अनंत हो, तभी सारा नेगेटिव हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मूल माइनस अनंत नहीं हो सकते। इस वजह से कोई भी द्विघात समीकरण सदैव माइनस की नहीं हो सकती, सदैव, वो कुछ प्लस होगी कुछ माइनस होगी। हाँ, सदैव प्लस हो सकती है, ऐसा संभव है, सदैव प्लस और जीरो हो सकती है, ये संभव है, सदैव खाली नेगेटिव हो ये संभव नहीं। ठीक है, हाँ तो बी स्क्वायर -4ac नेगेटिव है ना, तो मूल काल्पनिक हो गए, मूल काल्पनिक हो गए मतलब अल्फा बीटा नहीं होंगे, अल्फा बीटा नहीं होंगे मतलब ये रीजन पॉजिटिव होगा, और हमें पॉजिटिव तो चाहिए, हमें द्विघात समीकरण के मूल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि द्विघात समीकरण प्लस की कब होगी, द्विघात समीकरण प्लस की या जीरो, दो ही केस में हो सकती है, अल्फा बीटा बराबर हो जाए, हमेशा के लिए पूछा गया, ये हमेशा, कभी कभी नहीं, हर एक्स के मान के लिए, या तो ये प्लस आए या ये जीरो से बड़ी आए, प्लस आए या जीरो आए, तो प्लस या जीरो आने का मतलब माइनस नहीं आए, माइनस नहीं आए, जीरो आए या प्लस आए, ऐसा तब होगा जब अल्फा बीटा बराबर हो जाए। और ये कहीं नहीं, जीरो ही नहीं चाहिए, खाली प्लस प्लस चाहिए, खाली प्लस चाहिए तो अल्फा बीटा नहीं होने चाहिए, अल्फा बीटा नहीं होंगे, कब नहीं होंगे? जब मूल काल्पनिक होंगे, तो एक काल्पनिक की शर्त लगी। ठीक है, चलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा होगा तुम्हें, शायद हो सकता है तुम कुछ और समझाना चाह रहे हो, मुझे नहीं आ रहा होगा, तो चलो क्लास को ओवर करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है, और इसी के साथ में क्वाड्रेटिक को कंप्लीट करते हैं बस। अब अगला जो है वो रहेगा हमारा त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति, उसको शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है, चलो शुक्रिया। हाँ।